Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss the question paper of ATC of the year 2015. So I have this PDF for the second shift. So let's start with question number 1. We'll discuss English question paper in this video. So the first question is we have to tell the synonym for abandon. क्या होता है मतलब abandon का? ये होता है forsake. वैसे abandon का मतलब होता क्या है आपका? To leave a place or thing or a person permanently. ठीक है, पोजेस क्या होता है? टू ओन समथिंग, जिसपे पूरा हक जमाते हैं हम, दैट इज पोजेस. एंड कीप विद मतलब टू पोजेस समथिंग. तो ये तो दोनों इसके एंटोनिम हो गए हैं. यूनियन आपका होता है ज्वाइनिंग ऑफ समथिंग, ज्वाइनिंग थिंग्स यू कैन से. ओके, so forsake is the same to stop doing something, to stop doing something or to stop having समथिंग. ठीक है, तो ये सेम मतलब है अबेंडन का और फोरसेक का. वैसे हम जब भी अबेंडन पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग फोरसेक ही पढ़ते हैं और वो डायरेक्टली हमें दे ही रखा है, तो यही आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रेवेट. एग्रेवेट क्या होता है? गुस्सा दिलाना किसी को. ओके, टू मेक समवन एंग्री, टू इरिटेट समवन. ठीक है, तो इरिटेट हमें बताना है, इसका सिनोनिम बताना है. सो इरिटेट विल बी द आंसर. डिक्लाइन, देखो इस डिक्लाइन को भी देखते हैं. प्रेज होता है प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना किसी चीज को. ओके, इसका उल्टा हो जाएगा कंडेम. ठीक है, एक्साइटेड उत्सुक होना. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिक्लाइन. तो डिक्लाइन एक देखो, एक तो होता है डिनाई, एक होता है डिक्लाइन, एक होता है आपका रेफ्यूट और एक होता है रिफ्यूज. इनको देखते हैं. ये डिनाई और रेफ्यूट, ये आपके बहुत हद तक सेम ही रहते हैं. दोनों का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज का. ठीक है, खंडन करना मीन्स टू डिक्लेयर अनट्रू, गलत बता देना किसी चीज को, झूठा बता देना. ओके, डिक्लाइन आपका क्या रहता है? डिक्लाइन आपका होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर. मतलब कि अस्वीकार करना किसी चीज को. ओके, और रिफ्यूज होता है कि अनविलिंगनेस दिखाना किसी चीज के लिए. ठीक है, ये तो पूरा पूरा आपने अस्वीकार ही कर दिया. इसमें आप अनविलिंगनेस दिखा रहे हो, बात का रिजल्ट्स का नहीं पता कि बाद में क्या करेंगे. ठीक है, और डिनाई का और रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज का, टू डिक्लेयर अनट्रू, या फिर हाँ, टू डिक्लेयर अनट्रू और टू प्रूव रॉन्ग. डिनाई हम कैसे भी कर सकते हैं, सबूत के साथ भी, सबूत के बिना भी. पर रिफ्यूट हमेशा आपका सबूत के साथ होता है. ठीक है. So the next question is select the most appropriate for the phrase give one a long rope. Give one a long rope. तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बंदे को इतनी इनफ रोप दे दी है कि वो कुछ भी अपने साथ गलत कर सकता है. ठीक है, समझ रहे हो आप गलत का मतलब? तो इसका ही मतलब हो गया टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स. ओके, तो ये इसके पीछे कोई एज सच कोई स्टोरी नहीं है, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है. बस यही है कि लोग रस्सियों का इस्तेमाल करते थे हैंग करने के लिए खुद को. ठीक है, तो अगर किसी ने किसी को लंबी रस्सी दे दी है, उसका मतलब यही है कि
उसको अलाउ कर रहे हैं हम कि वो अपने साथ कुछ गलत कर सके, गलतियां कर सके कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमें फिर से फ्रेज का मतलब बताना है, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। सो हार्ड नोज्ड एटीट्यूड हम क्या बोलते हैं, ज्यादा हिंदी में बोलते हैं ना, ज्यादा नाक चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नखरा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही टफ बन रहा है सामने वाला बंदा, उस सिचुएशन में हम कहते हैं। ठीक है, सो टफ माइंडेड जो लोग होते हैं, जिनको हम इजीली कन्विंस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। स्टबर्न आप बोल सकते हैं, दूसरा इसका सिनोनिम स्टबर्न, जिद्दी जो होते हैं, नखरा ज्यादा दिखाते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ओके, और जो कि बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, बिल्कुल इमोशनल कभी भी नहीं होते, एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसे बोल देते हैं ना हम, सारा दिन नाक पे ही गुस्सा रहता है, सारा दिन नाक पे ही नखरा रहता है, तो बस वही है ये हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। ओके, सो एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या होता है? ज्यादा गुस्सा करना। ठीक है, बहुत एकदम टफ बन के रहना। ठीक है, एंड दिस इज रीजन, ये आंसर है। काम एंड कंपोज, काम एंड कंपोज जो होता है वो तो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मतलब किसी चीज के लिए ज्यादा पोजेसिव होना, दैट इज प्रोटेक्टिव, ज्यादा केयर करना उस चीज की। ओके, एंड क्वालिटी टू फॉरगिव, उसका मतलब होता है कि फॉरगिव मतलब माफ कर देना। सो ऐसी क्वालिटी होना जो आप माफ कर सके, तो ये तो मेल ही नहीं खाता है। और ये लोग तो बहुत जिद्दी होते हैं, हार्ड नोज एटीट्यूड वाले, सो दे डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ क्वालिटी इन देम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड गूस चेस। सो इसकी स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है। क्योंकि वो स्टोरी क्यों है? क्योंकि वो गूस से रिलेटेड है ही नहीं। गूस किसको बोलते हैं? जो राजहंस होता है ना, जो बत्तख जो होती है बड़ी सारी, उसको बोलते हैं। तो जंगली बत्तख को पकड़ना, आप इसकी हिंदी ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जो स्टोरी है उसमें गूस कहीं है ही नहीं है। स्टोरी क्या होती थी पहले के जमाने में? क्या होता था, आपका जो हॉर्स है ना, हॉर्स रेस होती थी, घोड़ों की रेस होती थी। कैसे? कि एक बंदे, एक टारगेट होता था बंदा एक घोड़े पे, और उसके पीछे एक एक बंदा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ऐसी शेप होती थी, एक वी शेप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो जो टारगेट होता था ना, उस टारगेट को फॉलो करना होता था, जो पीछे जो बंदे हैं रेस में। और उनको बताया जाता था कि दिस इज ट्रैक वन, दिस इज ट्रैक टू, आपको इन ट्रैक्स पे रहना है, आपको जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और ये रेस करनी है। वो कहाँ कहाँ जाते थे, हमेशा इसको फॉलो करना होता था फर्स्ट बंदे को। और एंड में ना तो कोई जीतता था, ना तो कोई हारता था, और कुछ मिलता भी नहीं था उस रेस से। तो ये क्या हो गई? ये एक अनसक्सेसफुल, क्या लिखती है मैंने, अनसक्सेसफुल क्वेस्ट। ठीक है, कि बस भागे जा रहे हैं, चेस करे जा रहे हैं, चेस करे जा रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहां से आया ये। अब ये गूस कैसे आया? वाइल्ड हॉर्स चेस कर देते या कुछ भी कर देते, तो आपका गूस कहाँ से आया? ये गूस ये इसलिए आया क्योंकि जो ये वी शेप बन रही है ना, ये गूस जैसा दिखता था उनको। गूस जैसी शेप दिखती थी, बत्तख जैसी, बत्तख की चोंच जैसी, इसलिए वहां यहाँ से गूस आया है। ठीक है, तो इसीलिए ये अनसक्सेसफुल क्वेस्ट है, मतलब कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नॉन प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल ये हमारी चेज होती है। ऐसा काम जिस काम में एंड में कोई भी प्रॉफिट ना हो, हम फिजूल में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज। सो इट विल बी द आंसर, अनप्रॉफिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये क्या बोल रहा है? advocate completely equality advocated complete equality in 1854, Anthony devoted herself between men and women to the rights of women and, ओके, तो देखो, ना तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ना तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से, यहाँ से तो हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है,
लेकिन कुछ मीनिंग बनना चाहिए उसका। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द राइट्स ऑफ वीमेन एंड, फिर उसके बाद एंड के बाद केवल यही आ सकता है। तो ये अभी जच नहीं रहा है, इसलिए हम एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा हमें लग रहा है कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो इन 1854 एंथनी डिवोटेड हर सेल्फ, किस चीज़ के लिए डिवोट किया उसने? टू द राइट्स ऑफ वीमेन एंड एडवोकेट एडवोकेटेड कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। ठीक है, समझ गए कि जो एंथनी थे ना, उसने खुद को डिवोट कर दिया महिलाओं के अधिकार के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए महिलाओं और आदमियों के बीच। ठीक है, तो आई थिंक यही आंसर है हमारा, भी यही आ रहा है। क्यू के बाद एस, देन पी, देन आर। या इसमें आंसर की जो इनकी होती है, उसमें कल के क्वांट का जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें आंसर गलत था। तो इसको ध्यान से किया करो, इनके भी आंसर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ना तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, ना तो यहाँ से, ना तो यहाँ से। तो हमें ये तो पता चल गया कि आर से स्टार्ट होएगा, तो हम ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं। आर, उसके बाद अब दो ही ऑप्शन है, पी आएगा। ओके, meteors also called shooting stars, then P, occur in the Earth's mesosphere at an altitude of about 40 to 60 miles। ठीक है, पूरा सेंटेंस हमारा सही बन रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आएगा आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स अक्कर आर पी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एस क्यू। तो मैच कर रहा है आंसर, तो आंसर यही है। नेक्स्ट है, अब देखो मैंने आपको दो करवा दिए हैं, एक ही बचा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करके देखिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। और अगर आप लोगों से ना हो तो मुझे बता दिया करो नीचे कमेंट्स में, मैं वो पक्का डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ले लिया होगा शायद आपने स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इज कॉल्ड। चलो, मुझे पता नहीं था कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम में यही आर्की या क्रेसी वाला आएगा, पर मैंने आपको रूट वर्ड पिछली क्लास में करवाया था, क्रेसी और आर्की वाला, है ना? तो वही है ये। तो अब देखो, नियो, ये तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड कौन होता है? जो नया हो, है ना? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा नया हो, या कुछ भी नए वर्ड के लिए भी हमारा ये रूट वर्ड होता है नियो। नियो का मतलब होता है नया। ठीक है, इसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, कि कोई नया बंदा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको हम बोलते हैं नियोफाइट। एक मिनट, नियोफाइट, PHY है ये बिगिनर, इनएक्सपीरियंस्ड। तो इसको तो हम बिना सोचे समझे इस पे टिक कर सकते हैं, पर अगर किसी को नहीं भी पता हो तो देखो, बाकियों के मीनिंग में बता देती हूँ। पेनार्की, पेनार्की का आपका मतलब होता है कि डेमोक्रेसी, लोगों, भाई लोगों की अपनी इच्छा है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, डोमिनियन है पूरा। ठीक है, दैट इज नोन एज पेनार्की। ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है आपका? गवर्नमेंट या फिर रूल बाय फ्यू पीपल ओनली। ओके, ओक्लोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी आपका क्या होता है? इसका उल्टा ओलिगार्की का, गवर्नमेंट बाय मास, या फिर गवर्नमेंट ऑफ मास, या फिर रूल बाय मास। ठीक है, मोब रूल जिसको बोलते हैं ना, मोब रूल, यही है कि ज़्यादा लोगों से रूल होना। तो आज हम नया रूट वर्ड पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थियो, THEO। इसका मतलब होता है आपका गॉड। ठीक है, जो हमारा हम थीस्ट बोलते हैं ना, थीस्ट, ये भी वहीं से आया है, वन हु बिलीव्स इन गॉड। अथीस्ट बोलते हैं, क्या लिख दिया, ATHEIST, अथीस्ट, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड।
अब आ गया आपका मोनोथीस्ट। आई होप आप बना सकते हो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, थीस्ट का मतलब होता है गॉड, मतलब समथिंग रिलेटेड टू गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड। सो इसका क्या हो जाएगा कि कोई जो एक ही भगवान में बस विश्वास रखता है कि भगवान एक ही है। सिमिलरली पॉलीथीस्ट क्या हो जाएगा, जो सब भगवान में, बहुत सारे भगवान में, पोली का मतलब होता है प्लूरल, बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट इज पेंथीस्ट। पेंथीस्ट जो होते हैं इनको लगता है कि भगवान सब कुछ है। दे बिलीव गॉड इज एवरीथिंग एंड भगवान हर चीज में है। गॉड इज इन एवरीथिंग। ओके, आफ्टर दिस वी हैव थियोलॉजी। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजियस थिंग्स। लोगी, ठीक है, थियोलॉजी रिलीजियस थिंग्स। उसके बाद है आपका थियोलॉजी हो गया, ये हो गया थियोमेनिया। इनको तो लगता है कि वो खुद ही भगवान है। फील हिमसेल्फ और हरसेल्फ गॉड। ओके, थियोक्रेसी। तो क्रेसी हमने पढ़ा है रूल, थियो हमने पढ़ा है गॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल बाय अ प्रीस्ट। भगवान जी तो आगे रूल कर नहीं सकते हैं, तो जो पुजारी है ना कहीं के भी, तो रूल बाय देम। तो ये थे आपका आज का रूट वर्ड। तो आप इनको ध्यान से सुना करो, वीडियो को ना पूरा देखा करो, आप लोग बीच में ही छोड़ देते हो। पूरा देखोगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर के अलावा भी। और देखो हमने पिछली बार ये आर की, ये वाला जो हमने क्रेसी और आर की पढ़ा था, इस बार वाले क्वेश्चन पेपर में आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा करो पूरा। क्रीक इज द साउंड ऑफ, क्रीक इसकी साउंड है। तो देखो एक होता है क्रीक, एक होता है बैंग। ये दोनों ही आपकी दरवाजों की आवाजें होती हैं, डोर्स की। सो डोर्स आपका आंसर हो गया है। एक होता है आपका क्लैंग, CLANG। ये आपके, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये स्पेसिफिकली आयरन गेट की आवाज़ है। ठीक है, अब बाकियों की देख लेते हैं। क्रोज की होती है, ऐसे बोलते हैं ना काउ, को, काउ काउ, तो को, CAW, और यू कैन से काउ। डॉग्स, बार्क एंड वूफ, वूफ वूफ। कॉइन्स, जिंगल। ठीक है, तो ये आवाजें हैं। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू स्टेट। स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है सीरियस, बोरिंग, मतलब जिसको कुछ मतलब फन से कुछ मतलब ही नहीं है, बहुत ही सीरियस सीरियस, एकदम ओल्ड फैशन भी बोल सकते हैं। सेंटेंस टू सेंटेंस डिफर करते हैं। ठीक है, तो अभी रिस्पेक्टेबल, वन हु इज रिस्पेक्टेड, जिसकी क्या बोलते हैं हिंदी में रिस्पेक्ट को, जिसकी बहुत आदर हो, सम्मान हो, इज्जत हो, वो होता है रिस्पेक्टेबल। उसके बाद है आपका स्टार सी। स्टार सी क्या होता है, स्टार सी ये होता है कि बहुत ही फॉर्मल वे में बिहेव करना, बिहेविंग इन अ वेरी फॉर्मल वे, वो होता है स्टार की। आपने ये पढ़ा होगा, तो इसके साथ कंफ्यूज मत करना इसको। ये होता है आपका स्टार्ची। स्टार्ची मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू स्टार्च। ठीक है, जो पोटैटो में होता है ना स्टार्च, दैट स्टार्च। अब ये है आपका डीमोर। डीमोर, ये स्पेलिंग गलत दे रखी है वैसे, ये स्पेलिंग ये होनी चाहिए। डीमोर ये होता है MURE, डीमोर। इसका मतलब होता है शाय, क्वाइट, या फिर पोलाइट। ठीक है, तो अगर स्पेलिंग सही दे रखी होती ना, तो स्टेट का हम मतलब ये भी हम इससे कंफ्यूज भी कर सकते थे कि ये भी हो सकता है आंसर।
बट ठीक है, इन्होंने स्पेलिंग ही गलत दे दी है। अब देखो फ्रिवलस, फ्रिवलस आपका क्या होता है? ये होता है बहुत ही छोटा, सिली, नॉन सीरियस। तो इसमें तो कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, एंटोनिम बताना है हमें, ओके ठीक है, फिर ये आंसर हो गया। सीरियस, नॉन सीरियस, ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, ये बहुत ही छोटा, छोटा बोल सकते हैं, इन इन लिटिल वेट, ये बोल सकते हैं आप फ्रिवलेस को, ठीक है, जिसकी कोई ज़्यादा वेट ना हो, ज़्यादा जिसका महत्व ना हो, इम्पोर्टेंस ना हो, वो होता है फ्रिवलेस। तो ये इसका एंटोनिम है, और ये अगर इसकी स्पेलिंग सही होती तो ये सिनोनिम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्क। ओके, तो अगर आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उसमें बहुत यूज होता है, वाई आर यू सल्किंग, वाई आर यू सल्किंग विद मी। तो क्या होता है सल्किंग? सल्किंग होता है इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना किसी बात से, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, तो ये आपका होता है सल्क। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? अच्छा देखो, एक तो होता है PLI, एक होता है PLE, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है प्रेस करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट वाला है, ELE वाला, वो होता है आपका समथिंग दैट कंप्लीट्स इट्स अनदर हाफ और अनदर पार्ट, और ऐसी कोई चीज़ जो एक पूरे ग्रुप को कंप्लीट करे, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये चीज़ को। जैसे आपने वो सुना होगा, यिंग एंड यांग, ठीक है, तो उसमें एक वाइट पार्ट होता है, ऐसे करके कुछ तो होता है वो, और दूसरा भी एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वो वाइट एंड एक वाइट पार्ट और एक ब्लैक पार्ट, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इसीलिए वो दोनों साथ में हैं, ठीक है, ऐसे करके बना होता है, डॉट डॉट, यिन एंड यांग, वाइट एंड ब्लैक वाला। तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि वो, अगर हम खाली ये बना देंगे तो ये उस पार्ट को कंप्लीट ही नहीं करेगा, मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसके बिना ये कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके, सो इसीलिए ये आंसर है। उसके बाद है मोरोज, इसका मतलब होता है दुखी, सैड, तो सिंपल था, साइलेंट, चुपचाप, और ग्रम्प आपका होता है एक्ट इन अ सल्की वे, तो इसका सिनोनिम है ये। द नरेशन है, द इंडियन एक्सप्रेस सेज वी शैल इशू एन एस्ट्रोलॉजी सेक्शन इन आर थर्सडेज पेपर, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा इट, ठीक है, तो द इंडियन एक्सप्रेस सेज इट, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, इट, इट के साथ शैल नहीं आएगा, इट के साथ विल आएगा, इट विल इशू एन एस्ट्रोलॉजी सेक्शन इन इट्स, ठीक है, जो प्रोनाउन आता है वो ध्यान रखो कि वो उस, जो आपने पहले कुछ भी यूज़ किया है, इट किया है, ही किया है, वन किया है, शी, उसके अकॉर्डिंग ही आए, इट्स थर्सडेज न्यूज़पेपर, इट विल इशू एन, या द जज सेड टू द इंस्पेक्टर कॉल द थीव्स। अब देखो, जज है ना, तो वो रिक्वेस्ट तो वो करेगा नहीं, पोलाइटली वो बोलेगा नहीं, वो सीधा ऑर्डर ही देगा इंस्पेक्टर को कि उनको बुला के लाओ। तो द जज ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर, या ऑर्डर्ड इन द नहीं है तो ऑर्डर्ड इंस्पेक्टर टू कॉल द थीव्स, इसलिए ये आंसर है, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, और गेट द थीव से तो गलत है, यही आंसर, ठीक है। शी सेड अग आई हैव हेटेड हिम। देखो, ये वाला जो है ना, वो आपका जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये आपका है, जैसे यू, ऐसे नहीं बोलते हम यू, कि कुछ बुरा, कुछ गंदा, दुख तो हो नहीं रहा है उसको बोलते हुए, तो ये तो नहीं है। तो डिस्गस्ट, कुछ अगली सा, ओके, सो शी एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट आई की जगह शी, हैव की जगह ए हेटेड, बिकॉज यहाँ पे सैड है तो ये पास्ट में जाएगा, हेटेड हिम, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। द मिनिस्टर called upon the people to dash their religious differences and strengthen secularism in the country। मिनिस्टर ने लोगों से
कहा कि तुम अपने जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, धर्म के आधार पर जो डिफरेंस है, जो मतभेद है, उसको कम करो, कम करो। देखो अब हमने बोलते हुए भी हमें यही आया ना कि कम करो, तो देखो इसमें से क्या हो सकता है कम। एंड स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म इन द कंट्री, और धर्म निष्पेक्ष जो होता है वो लेके आओ अपनी कंट्री में। तो देखो सबसे पहले तो कॉल्ड अपॉन, और या फिर कॉल ऑन भी बोल सकते हो, सेम ही रहता है मीनिंग। तो उसका मतलब होता है टू आस्क फॉर्मली फॉर समवन टू डू समथिंग, समवन टू डू समथिंग। ठीक है, तो उसने फॉर्मली लोगों को बोला टू। अब देखो कंडेम, ये क्या होता है, ये होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, भला बुरा कहना, प्रेज का उल्टा। ओके, एक्सोर्ट, ये क्या होता है, एनकरेज टू डू समथिंग, एबोलिश टू पुट एन एंड टू, एंड टू, ई एन डी है ये, टू पुट एन एंड टू समथिंग। सिंक, सिंक क्या बचा, सिंक क्या बना, सॉरी, टू लेट डाउन, लेट डाउन करना किसी चीज़ को, नीचे लेके आना। तो हमें कमी तो करना था ना रिलीजियस डिफरेंसेस को, तो इसलिए सिंक इज द आंसर। आई हैव प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल व्हाट, पॉलिटिकल क्या, पर्सनैलिटी आपका क्या होता है, आपका ओरा, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज योर पर्सनैलिटी। एम्बिशन क्या होता है, एम, मोटिव्स। टेम्परामेंट, आपका माइंड सेट कैसा है, दैट इज योर टेम्परामेंट। ठीक है, सेगेसिटी, सेगेसिटी क्या होता है कि द वे यू डिसाइड थिंग्स, योर डिसिसिव नेचर, योर परसेप्शन, योर जजमेंट्स। ठीक है, बुद्धिमत्ता बोल सकते हो आप, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आई हैव प्रोफाउंड रिक्वेस्ट, बहुत अधिक रिस्पेक्ट है मेरे मन में, सम्मान है उनके लिए, किस, पॉलिटिकल सगैसिटी के लिए। ओके, जस्ट बिकॉज ही इज सगैशियस, ही हैज सम रिस्पेक्ट फॉर हिम। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स, हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी वी फेल टू डैश एनी न्यू फैक्ट फ्रॉम हिम। देखो फैक्ट्स की बात आ गई तो आपको देखते ही एलिसिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि एलिसिट, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, सम, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, और समथिंग का मतलब यहाँ पे है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन, सॉरी, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ। तो यही आंसर होना चाहिए। बाकी मैं इन सब के भी बता देती हूँ आपको क्या मतलब होते हैं। डिटेन का मतलब होता है टू होल्ड समथिंग बैक, या फिर टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम लिविंग, जाने ना देना। इजेक्ट आपका होता है टू पुश और सेंड समथिंग आउट ऑफ अ प्लेस, फोर्सफुली किसी को बाहर करना, समथिंग या फिर समवन, दैट इज इजेक्ट। एनलिस्ट, एनलिस्ट क्या होता है, टू सपोर्ट या फिर टू गेट हेल्प, टू गेट हेल्प, टू गेट सपोर्ट, ये होता है आपका एनलिस्ट। सो एलिसिट विल बी द आंसर। अच्छा, इसका एक होता है, जैसे इलिसिट है, एक होता है आपका इलिसिट। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके क्या मतलब होता है इसका, इलिसिट। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल ही सिंपल पास्ट आएगा इसमें, पास्ट में हो चुकी है घटना। तो व्हाई, सॉरी, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल टू द ग्राउंड। ओके, सिंपल पास्ट आएगा, ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल पास ही आता है। सोप टू कैरबरस, क्या होता है सोप टू कैरबरस, मतलब कि जैसे कोई भी जेल में बंद है या फिर ऐसा कुछ है, तो ब्राइब देके उसको बाहर करवाना, उसको रिलीज करवाना, ब्राइब देकर। ठीक है, तो रैंसम टू एन एनिमी, ठीक है, कि जो दुश्मन है
उसको कुछ हेल्प दिखाना, सपोर्ट दिखाना ब्राइब के लिए। ओके, तो ये थे आज का हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझे बताना, मैं बता दूंगी वो क्वेश्चन आपको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक बात और, ये हश मनी ये क्या होती है ये भी बताना मुझे। व्हाट इज हश मनी? ठीक है, तो हश मनी बताना है आपको, एक आपको इलिसिट बताना है। दोनों के मतलब बताओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। और बाकी इफ यू हैव एनी डाउट देन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, or you may send an email to me. That's your choice. So yeah, all the best for your exam, and thank you. Bye. Take good care of yourself and God bless you. Thank you.